हेलो दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है तापमान से जुड़ा हुआ। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि मैं तापांतर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ये आज का टॉपिक है तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और इस वीडियो में आपको तापमान से जुड़े सारे टॉपिक कवर करा दूंगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। चलिए इसको जानते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। नोट कीजिएगा, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान या ज़्यादा तापमान हो या न्यूनतम हो, इसके बीच का अंतर ही तापांतर कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। तापांतर दो प्रकार का होता है, जिन्हें क्रमशः दैनिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर कहते हैं। दैनिक तापांतर होता है दिन का जो 24 आवर्स के अंदर जो तापमान घटता बढ़ता है। वार्षिक तापांतर होता है जो एक साल के अंदर घटता बढ़ता है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, बता देता हूँ आपको। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापमान कहते हैं। उदाहरणतः यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान 30 सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 सेल्सियस हो तो वहाँ का दैनिक तापांतर 30-20, तो हमारा कितना होगा? दैनिक दिन का तापमान 10 सेल्सियस होगा। इसे ताप परिसर भी कहते हैं। किसी स्थान का दैनिक तापांतर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चलिए बातें जान लेते हैं। पहला है भूमध्य रेखा से दूरी, दूसरा है समुद्र तट से दूरी, तीसरा धरातल से, चौथा है मेघाच्छादन, पांचवा भूतल का स्वभाव। तो ये दैनिक तापमांतर को प्रभावित करते हैं। ये पांचों आपके देखिए यहाँ पर दिया गया पांचों टॉपिक। ये पांचों टॉपिक दैनिक तापमांतर को प्रभावित करते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको समझा देता हूँ मैं, ताकि आपको उतना कठिनाई ना हो। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि दैनिक तापमांतर क्या होता है। 24 आवर्स के अंदर, एक शॉर्ट में बताता हूँ संक्षिप्त में। 24 आवर्स के अंदर जो भी तापमान होता है, जितना भी तापमान, ऐसे अधिकतम तापमान जो है, मान लीजिए दोपहर के समय में तापमान 40 डिग्री हो गया, और सबसे न्यूनतम तापमान जो है अगर 20 डिग्री हो गया, तो 40 में से -20 करेंगे तो पूरा एक दिन का तापमान जो होगा वो 20 डिग्री होगा। तो यही होगा आपका दैनिक तापमान। क्लियर? चलिए अब बताता हूँ जो ये तापांतर, दैनिक तापमांतर निर्भर करते हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं। तो भूमध्य रेखा से दूरी, इसको बताता हूँ। भूमध्य रेखा पर दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है। जो ताप पृथ्वी दिन के समय सौर विकिरण से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी दिन के समय जो तापमान होता है सौर विकिरण से, सूर्य से प्राप्त करती है, उसका अधिकांश भाग भौमिकी विकिरण के रूप में नष्ट हो जाता है। अतः वहाँ पर दिन के और रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से दैनिक तापांतर कम होता जाता है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो। दूसरा है समुद्र तट से दूरी। तटीय इलाकों में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण दैनिक तापांतर कम होता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर अधिक होता है। दिल्ली का दैनिक तापांतर मुंबई के दैनिक तापांतर से अधिक होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि मुंबई जो है समुद्र के किनारे, और दिल्ली जो है बहुत दूर है समुद्र से। अब ये मैं बताया हूँ कि देखिए, धरातल और समुद्र के जल में तापमान में बहुत अंतर होता है। धरातल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। इसी कारण यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा होगा और ठंडी भी ज़्यादा पड़ेगी। और समुद्र के किनारे वाले जो भी इलाके हैं, मुंबई जैसे जो भी इलाके समुद्र किनारे जो है, वहाँ पर धीरे धीरे जल गर्म होता है, समुद्र गर्म होता है, और धीरे धीरे वहाँ तापमान बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है। तो ये फैक्ट होता है, जिसके कारण दिल्ली ज़्यादा गर्म होता है मुंबई की अपेक्षा। अगर मुंबई में सर्दी पड़ रही है नॉर्मल, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। ये अंतर होता है। तो ये समुद्र तट से दूरी भी फैक्ट करता है दैनिक तापमांतर को। भूमध्य रेखा से दूरी भी फैक्ट करता है दैनिक तापमांतर को। दो क्लियर? तीसरा है
धरातल। धरातल कैसे दैनिक तापमांतर को प्रभावित करता है, चलिए जान लेते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में वायु मैदानों की अपेक्षा कम सघन होती है और उसमें विकिरण तीव्र गति से होता है। इससे पर्वतों पर दैनिक तापमान अधिक तथा मैदानों में कम होता है। अब देखिए, मतलब इसमें सघन मतलब जो वायु होती है पर्वतों पर बहुत कम पहुंच पाती है, वहाँ पर जो गहनता होती है उसमें बहुत कम वायु की जो बहुत सारे वायु एक साथ नहीं होते हैं, बहुत ही कम, एक ऐसे जानिए कि एक पारदर्शिता की तरह होती है वहाँ पर वायु, जिसके कारण वहाँ पर विकिरण तीव्र गति से होता है। इसीलिए वहाँ पर दैनिक तापमांतर पर्वतों पर आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। मैदानी भागों में बहुत सारे पेड़ पालों और वृक्ष होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर तापमान कम होता है, छाँव ज़्यादा मिल जाता है आपको, और वहाँ पर हवाएं तीव्र होती हैं और ज़्यादा सघन होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब जानते हैं, नेक्स्ट है मेघाच्छादन। मेघाच्छादित प्रदेशों में दैनिक तापमांतर कम मिलता है क्योंकि मेघों के आवरण से किरणों के मार्ग में बाधा आ जाने के कारण दिन के समय कम सूर्यताप प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों से। अब आगे चलिए जानते हैं। और रात को विकिरण द्वारा ताप के नष्ट होने में भी मेघ बाधा डालते हैं। इसके विपरीत मेघ रहित प्रदेशों में दिन के समय तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा रात्रि के समय विकिरण द्वारा तापमान बहुत ही कम हो जाता है। अतः इन क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मेघाच्छादन कैसे प्रभावित करता है दैनिक तापांतर को। देखिए, इतना मैं पढ़ के बताया हूँ, शायद आपको ना समझ में, संक्षिप्त में बताता हूँ। ऐसे समझिए कि एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेघाच्छादन अर्थात जहाँ बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, और एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। तो ज़्यादा जहाँ धूप होगा तो वहाँ पर तापमान दिन में ज़्यादा भी होगा और रात में विकिरण मतलब वो वापस भी जल्दी ठंडा भी होगा। लेकिन जहाँ मेघाच्छादन रहेगा वहाँ पर तापमान धरातल पर पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसके कारण वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ इस मेघाच्छादन के कारण उस एरिया का तापमान बहुत कम होगा, नॉर्मल रहेगा। क्लियर। अब चलिए लास्ट इसका टॉपिक है दैनिक तापांतर का, इसको समझा देता हूँ। भूतल का स्वभाव। अब धरातल का स्वभाव कैसा है, कैसे प्रभावित करता है। तो रेतीली या भुरभुरी मिट्टी वाले प्रदेश में चीका मिट्टी वाले प्रदेश की अपेक्षा अधिक तापांतर होता है, क्योंकि रेतीली मिट्टी दिन में जल्दी गर्म हो जाती है तथा रात को जल्दी ही ठंडी हो जाती है। अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइए, इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऐसे समझिए कि आप भारत के दिल्ली शहर में स्थित हैं और आप थार मरुस्थल में स्थित हैं। दोनों का आप टेम्परेचर देखेंगे तो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो रेतीली मिट्टी होती है, जो रेत से होता है वो ज़्यादा हीट होता है, कम सूर्य प्राप्त होगा तब भी ज़्यादा हीट हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। जो चीका मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, वो इसके अपेक्षा कम गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। अर्थात यहाँ पर जो तापमान दिल्ली में होगा और थार मरुस्थल जो राजस्थान का है, दोनों में तुलना करेंगे तो थार मरुस्थल ज़्यादा गर्म होगा। तो भूतल का स्वभाव भी दैनिक तापांतर को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, वार्षिक तापमांतर। ये क्या है? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापमांतर कहते हैं। मान लो किसी स्थान के सबसे गर्म मास का मध्यमान तापमान 40 सेल्सियस तथा सबसे ठंडे मास का मध्यमान तापमान 25 सेल्सियस है, तो उस स्थान का वार्षिक तापमान दर 40 - 25 करोगे तो 15 सेल्सियस होगा पूरे वर्ष का। यूँ तो उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान जून तथा दिसंबर में होने चाहिए, जबकि सूर्य की किरणें क्रमशः कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लांबिक पड़ती है, परंतु पृथ्वी गर्म तथा ठंडा होने में कुछ समय लेती है। अतः अधिकतम तथा न्यूनतम मध्यमान तापमान जून तथा दिसंबर में न होकर जुलाई तथा जनवरी में होते हैं। वार्षिक तापमान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित फैक्टर हैं जो वार्षिक तापमांतर पर को घटाते या बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको अभी
कुछ समय बाद या इसको समझाने के बाद बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक मोटे मोटे में संक्षिप्त में बताता हूँ वार्षिक तापमान दर होता क्या है। ऐसा समझो कि पूरे पृथ्वी पर 2 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। अब उत्तरी ध्रुव का तापमान साइबेरिया एरिया लोगो वहाँ पर कुछ और होगा, दक्षिणी ध्रुव का तापमान कुछ और होगा, या आप किसी भी प्रदेश का तापमान लोगे तो वहाँ पर कुछ और होगा। जब हम पूरे पूरे उस तापमान को मिलाते हैं दोनों ध्रुव का, उसके बाद से जब उसमें से घटाते हैं तो वही वार्षिक तापमान होता है पूरे पृथ्वी का कि यहाँ पर तापमान कितना पड़ा है। याद रखिएगा, अगर साइबेरिया के करीब में अगर माइनस में टेम्परेचर है और आप आएंगे भूमध्य रेखा पर, वहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, तो हम उसमें से घटा देंगे तो वही हमारा जो सबसे हाई टेम्परेचर होता है पूरे साल का और जो सबसे कम टेम्परेचर होता है पूरे साल का, उसी में से हम जब घटाते हैं, हाई में से सबसे कम टेम्परेचर को जब घटाते हैं और जो निकल के मेरे पास आता है उसी को हम वार्षिक तापमांतर करते हैं। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल भी दिया हूँ कि मान लो सबसे अधिकतम तापमान 40 सेल्सियस है पूरे वर्ष का और सबसे कम तापमान जो है 25 सेल्सियस है, तो हम जब घटाएं तो 15 सेल्सियस आया, ये पूरे वर्ष का तापमान है पृथ्वी का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताया हूँ कि जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में, जुलाई के महीने में सबसे अधिक तापमान और दिसंबर के महीने में सबसे कम तापमान नोट किया जाता है, यहाँ पर माना जाता है गोलार्धों के हिसाब से, जिस हिसाब से पृथ्वी का बनावट है। लेकिन अधिक हम लोग हमेशा देखते हैं जून के महीने में और जनवरी के महीने में सबसे कम और सबसे अधिक तापमान होता है। तो ये एक फैक्ट है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि वार्षिक तापमान दर को निम्नलिखित जो बातें हैं जो निर्भर करता है वार्षिक तापमान को बांटने का, या वहाँ घटता बढ़ता है, वहाँ टेम्परेचर क्यों घटता है क्यों बढ़ता है। अब ये कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर ये निर्भर करता है, चलिए इसको बताता हूँ। तो अक्षांश देखिए पहला है, दूसरा समुद्र तट से दूरी, इसको भी बताऊंगा। तीसरा प्रचलित पवनें जो प्रभावित करती हैं वार्षिक तापमांतर को। तीसरा तट के समानांतर फैली पर्वत श्रेणियाँ, और चौथा माफ कीजिएगा, पांचवा है परिवर्तनशील समुद्री धाराएं। तो ये हो गया 5 टॉपिक जो प्रभावित करती हैं वार्षिक तापमांतर को, जिस पर वार्षिक तापमांतर निर्भर करता है। तो चलिए अक्षांश को पहले जानते हैं। भूमध्य रेखा पर लगभग सारा साल सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु के तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। भूमध्य रेखा, ये मैं बात बता रहा हूँ, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा मतलब जो हम लोग विषुवत रेखा जानते हैं, जो दोनों अक्षांशों को दक्षिण और उत्तर में बांटता है। क्लियर? तो यहाँ पर चाहे वो ऋतु समय हो चाहे वो ग्रीष्म समय हो, यहाँ पर तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। इसलिए भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान दर बहुत कम होता है। ज्यों-ज्यों हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, मतलब उत्तर या दक्षिण की ओर, त्यों-त्यों ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु के दिनों की अवधि में अंतर पड़ता जाता है या बढ़ता जाता है, जिससे विभिन्न ऋतुओं में प्राप्त होने वाली ऊष्मा में भी अंतर बढ़ता जाता है। अतः अक्षांश के बढ़ने के साथ साथ वार्षिक तापांतर भी बढ़ता जाता है। साइबेरिया में स्थित वर्खोयांस्क नामक स्थान पर ग्रीष्म ऋतु का तापमान +15.5 सेल्सियस तथा शीत ऋतु का तापमान -50 सेल्सियस होता है। अतः वहाँ का वार्षिक तापमांतर 65.5 सेल्सियस है, जो विश्व का अधिकतम वार्षिक तापमांतर है। कितना है? 65.5। तो ये जो तापमान ये जो बताया जा रहा है 65.5, ये पूरा इसको प्लस और माइनस है। तो ये लगभग आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होता है, यहाँ पर तापमान जो होता है लगभग ग्रीष्म ऋतु में 15.5 सेल्सियस होता है, शीत ऋतु में -50। तो लगभग यहाँ पर यूँ मान के चलो कि यहाँ ठंडी पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती है। जो उत्तरी ध्रुव वहाँ पर साइबेरिया जो इलाका है, वर्खोयांस्क, याद रखिएगा ये एक स्थान है साइबेरिया में। तो ये यहाँ पर अक्षांश क्लियर कर रहा है कि भूमध्य रेखा पर तो नॉर्मल तापमान होता है किसी भी ऋतु में, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो,
लेकिन ज्यों-ज्यों हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, त्यों-त्यों वहाँ का तापमान में अंतर आने लगता है और अक्षांशों के हिसाब से अंतर बढ़ता जाता है, जिसके कारण वहाँ का वार्षिक तापमान में अंतर पाया जाता है। अगर आप ये सही से समझना चाहते हैं तो जब भी आप पढ़ाई करो तो इस चीज़ का हमेशा पृथ्वी का मैप लेकर पढ़ाई करो। अगर पृथ्वी का मैप आपके पास नहीं है, ग्लोब नहीं है, तो आप अधूरे हो भूगोल में, ये याद रखिएगा आप। चलिए समुद्र तट से दूरी बता देता हूँ आपको, वार्षिक तापमान दर को कैसे प्रभावित करती हैं। दैनिक तापमान दर की भांति वार्षिक तापमान दर भी समुद्र तट के निकट कम तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अधिक होता है। समुद्र तट के निकट समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण दैनिक तथा वार्षिक तापांतर दोनों ही तापांतर कम होते हैं। तो आपको मैं बताया हूँ, बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि समुद्र के किनारे जितने भी क्षेत्र होते हैं दैनिक या वार्षिक तापांतर में ये कम गर्म और कम ठंडे होते हैं। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि समुद्र जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। यही मुख्य कारण है जिसके कारण यहाँ पर ठंडी कम पड़ती है और तापमान भी कम होता है। क्लियर? अब प्रचलित पवनें इसको बता देता हूँ। प्रचलित पवनें कैसे प्रभावित करती हैं वार्षिक तापांतर को? जिन क्षेत्रों में वर्ष भर समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, कहाँ से? वर्ष भर समुद्र से स्थल की ओर, वे अपने समकारी प्रभाव से वार्षिक तापांतर को कम कर देती हैं। अब कैसे? देखो, समुद्र हमेशा धरातल के अपेक्षा ठंडा होता है, ठीक है? तो जब समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलेंगी तो ठंडी होंगी, तो जब वो स्थल पर जाएंगे तो उसे ठंडा कर देंगे। क्लियर हो गया? अब इसके विपरीत अगर जिन प्रदेशों में वर्ष भर स्थल से पवनें चलती हैं उसके वार्षिक तापमांतर अधिक होता है। अगर स्थल से पवनें समुद्र की ओर चल रही हैं तो वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर? अब चलो एक उदाहरण देता हूँ। पश्चिमी यूरोप के शीतोष्ण अक्षांशीय क्षेत्रों में साल भर पछुआ पवनें चलती हैं जो समुद्र से स्थल की ओर आती हैं, अतः वहाँ वार्षिक तापमांतर कम होता है। यूरोपीय प्रदेश आप देखे होगा हमेशा वो ठंडा होता है। कारण यही है क्योंकि वहाँ पछुआ जो पवनें होती हैं अटलांटिक महासागर से उड़ती हैं, यूरोप में पूरा जाती हैं। तो जो भी पवनें, याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लो, जो भी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो उस एरिया में ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। अगर स्थल से हवाएं समुद्र की ओर चल रही हैं तो याद रखना कि उस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। क्लियर? अब इसके विपरीत जैसे मैं बताया हूँ, ईरान ले लो। ईरान के पठारी प्रदेशों में वर्ष भर स्थलीय पवनें चलती हैं, वहाँ पर वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है। जैसे मैं अभी बताया हूँ कि स्थल से जब पवनें चलेंगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो प्रचलित पवनें भी, क्लियर हो गया, वार्षिक तापमान को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक था तट के समानांतर फैली पर्वत श्रेणियाँ। अब यहाँ क्लियर करता हूँ, चलो देखते हैं। यदि किसी प्रदेश में समुद्र तट के समांतर कोई उच्च पर्वत श्रेणियाँ फैली हो तो वह समुद्र के समकारी प्रभाव को तटवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित रखती है। ऐसी स्थिति में पर्वत श्रेणी के पीछे का प्रदेश, चाहे वो समुद्र तट के निकट ही हो, समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है, अतः वहाँ पर तापांतर अधिक होता है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका में प्रशांत तटवर्ती प्रदेश की अपेक्षा विशाल मैदान ग्रेट प्लेन पर तापांतर अधिक होता है। दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी तटीय मैदान में तापांतर कम तथा उसके साथ लगने वाले दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में तापांतर अधिक होता है। अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत लोग समझे होंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। अब चलो क्लियर करता हूँ। ऐसे समझो कि ऐसे कि कोई समुद्र है, अब उसी समुद्र के सटे एक बहुत ऊंचा पर्वत है, तो आप जिस हिस्सा में समुद्र सटा जो भाग है, जो स्पष्ट रूप से समुद्र से दिखाई दे रहा है, वहाँ तो ठंडी होगी, लेकिन उसके पिछले वाले भाग में, उसके विपरीत जो भाग है, मान लो पश्चिमी साइड में समुद्र है, पश्चिमी साइड में जो पर्वत खड़ा है समुद्र के सटे हुए, तो वहाँ पर तो ठंडी होगी। लेकिन अगर उसके पूर्वी साइड में कोई एक बड़ा सा प्रदेश है, उस पर्वत के सटे हुए कोई देश है, वहाँ पर तापमांतर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर उस समुद्र का हवाएं वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी, उसका असर समुद्र का उस प्रदेश, उस देश में नहीं पहुँच पाएगा। कारण क्या है? कारण है कि जो पर्वत है उसकी हवाओं को, उसके भी जितने भी जो भी उसकी ठंडी चीज़ें हैं यहाँ से जाती हैं हवाओं के साथ, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी।
जिसके कारण वहाँ तापमान ज़्यादा होगा। ऐसे समझ लो कि अपने घर के आप खिड़की बंद कर दो तो आपका कमरा पूरा गर्म हो जाएगा, अगर खोल दो तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा, अगर आपके घर के करीब में कोई तालाब है तो। वैसे ही ये पर्वत भी काम करता है कि अगर आप खूब ऊंचा पर्वत है, अगर पर्वत के आप एक साइड में बसे हो, एक साइड में आपका समुद्र है, तो वहाँ से हवाएं नहीं क्रॉस करके आपके पास आ पाएंगी क्योंकि ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। तो जिस एरिया में पर्वत उसके किनारे अगर समुद्र है, वहाँ पर उसके पूर्वी हिस्से में अगर कोई देश है तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा। जस्ट उसके पश्चिमी अगर क्षेत्र में, पर्वत के पश्चिमी साइड में एक छोर पर समुद्र, तो वहाँ का तापमान कम होगा। क्लियर। चलो अब लास्ट टॉपिक वार्षिक तापमान को प्रभावित करने को बताता हूँ, परिवर्तनशील समुद्री धाराएं। चलो इसको जान लेते हैं। जिन तटों पर परिवर्तनशील धाराएं बहती हैं वहाँ का वार्षिक तापमान अधिक होता है। उदाहरणतया दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम की अपेक्षा वार्षिक तापांतर अधिक होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मानसून ड्रिफ्ट पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, अतः पूर्वी तट अधिक गर्म हो जाता है। शीत ऋतु में मानसून ड्रिफ्ट की दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाती है और यह पूर्वी तटी भागों को अधिक ठंडा कर देती है, जिससे वहाँ पर वार्षिक तापमांतर अधिक हो जाता है। तो ये जो परिवर्तनशील समुद्री धाराएं हैं, ये ऋतु के हिसाब से बदलती रहती हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो ऋतु होगा उसके विपरीत चलती हैं, जिसके कारण वहाँ पर गर्मी के समय में ठंडी के समय में गर्मी पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताया हूँ कि जो आपका देखेंगे पूर्वी भाग है भारत का, यहाँ पर ठंडा और गर्मी ऋतु के हिसाब से कैसे बदल जाती है इस परिवर्तनशील समुद्री धाराओं के कारण। तो यहाँ क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ, वार्षिक तापांतर का जो वितरण है कहाँ कहाँ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। वार्षिक तापमांतर के विश्व वितरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। पहला, भूमध्य रेखा के निकट वार्षिक तापमांतर कम है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग सारा साल ही लंबवत पड़ती है और जनवरी तथा जुलाई के तापमांतर में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अधिकांश क्षेत्रों में वार्षिक तापमांतर 30 सेल्सियस से भी कम है। महासागरों पर तो यह तापमांतर और भी कम है, क्योंकि महासागर धीरे धीरे ठंडा और गर्म होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, वार्षिक तापमांतर भूमध्य रेखा पर ना के बराबर होते हैं। दूसरा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वार्षिक तापमांतर में वृद्धि होती जाती है। ये नोट कीजिएगा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के निकट 50 से 10 सेल्सियस वार्षिक तापमांतर हो जाता है। माफ कीजिएगा, 5 अंश से 10 अंश, ठीक है। मतलब 5 सेल्सियस से, यहाँ पर 5 सेल्सियस होगा, 50 नहीं होगा, 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस वार्षिक तापमांतर हो जाता है। इन अक्षांशों पर उत्तरी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में उनके निकटवर्ती महासागरों की अपेक्षा तापमांतर काफ़ी अधिक है। कहीं कहीं तो यह 20 सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तीसरा है आपका पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक हैं, अतः वहाँ पर महासागरों का समकारी प्रभाव कम पड़ता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है, वहाँ पर महासागरों का समकारी प्रभाव अधिक होता है। फलस्वरूप वार्षिक तापमांतर उत्तरी गोलार्ध में अधिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में कम होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थल भाग ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध में। चौथा पॉइंट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में एशिया तथा अमेरिका के उपध्रुवीय क्षेत्रों में वार्षिक तापमांतर सबसे अधिक है। साइबेरिया के पूर्वी भागों में वार्षिक तापमांतर 50 सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। साइबेरिया में स्थित व्यांस्क का वार्षिक तापमांतर 65.5 सेल्सियस है। यह विश्व का सर्वाधिक तापमांतर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक जनवरी और जुलाई के मध्य तापमांतर दिया गया है। अब आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर एक चीज़ जान जाओ, जहाँ स्थल भाग ज़्यादा होगा वहाँ तापमांतर ज़्यादा होगा, वार्षिक तापमांतर। जहाँ देखो दक्षिणी क्षेत्र में आप देखोगे जो तापमांतर वो ना के बराबर दिखेंगे, सिर्फ मकर रेखा तक दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ मकर रेखा तक स्थल भाग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसके नीचे आप इस एरिया में आओगे तो यहाँ पर तापमांतर ना के बराबर मिलेंगे।
क्योंकि यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर हीटिंग उतना नहीं होता है। तो आप साइबेरिया में बोला हूँ 65 सेल्सियस के करीब जो तापमान, तो देखो -5 और प्लस मिला के वार्षिक तापमान दर को जोड़ दिया था, तो टोटल मिला के पूरे वर्ष भर का कितना तापमान ठंडा और गर्म मिला के कितना हुआ, तो 65.5 सेल्सियस हुआ था। तो ये कन्फ्यूजन होना को वहाँ का सबसे अधिक हीट तापमान है 65, ये आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। वार्षिक तापमान मतलब गर्मी और ठंडी में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना तापमान देखा गया है, किसी सबसे न्यूनतम सबसे कम दोनों को जोड़ के बताया था कि वर्ष भर का यह तापमान है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा तापमान हुआ है। ठंडी के समय में साइबेरिया में -50 सेल्सियस पाया जाता है, और लगभग वही ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे तो +15.5 सेल्सियस पाया जाता है साइबेरिया। आप साइबेरिया कहाँ पर देखो, यही एरिया साइबेरिया का ये एरिया पूरा रूस के साइड का, ठीक है। तो देखो ज्यों-ज्यों हम ये देखो ये विषुवत रेखा है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, आप देखोगे ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आप ये पूर्व हो गया आपका और ये पश्चिम हो गया। तो ज्यों-ज्यों हम उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तापमान वार्षिक तापमांतर में अंतर बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, और हम जो उपध्रुवीय भाग में पहुँचते हैं तो वहाँ पर लगभग 50 से 60 के बीच में वार्षिक तापमान पाया जाता है, 50 अंश से 60 अंश के बीच में। अब ऐसे कहोगे जो सेल्सियस 50 सेल्सियस कैसे हो गया 60 सेल्सियस, जैसे मैं बोला हूँ कि सबसे कम उस स्थान का तापमान और सबसे अधिक उस स्थान का तापमान को जब जोड़ दिया जाता है उसी को हम वार्षिक तापमांतर कहते हैं। तो दोनों को जोड़ के हम लोग बता रहे हैं, अगर घटा दोगे तब भी वही बात होगा, जोड़ दोगे तब भी वही बात होगा। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ज्यों-ज्यों देखो कर्क रेखा से हम ऊपर बढ़ते हैं त्यों-त्यों देखो वार्षिक तापमांतर जो 10 था 20 हो गया, 40 हो गया। फिर से ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे यहाँ देखो यूरोपीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ साइबेरिया एरिया जो है, जैसे हम बताया ये पूरा साइबेरिया का एरिया है, यहाँ पर तापमान लगभग 60 और 50 के बीच सेल्सियस में होता है वार्षिक तापमांतर। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर कर्क रेखा ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बीच में सहारा मरुस्थल, सार मरुस्थल, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ तापमान ज़्यादा होता है। तो देखो ये जो तापमान है कर्क रेखा पर देखोगे आप, चाहे भूमध्य रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है वर्ष भर, तो यहाँ तापमांतर का मतलब क्या होता है, मैं शुरू में ही बताया हूँ, किसी स्थान का सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान को जोड़ दो या घटा दो, उसी को हम वार्षिक या दैनिक तापमांतर, जब दैनिक तापमांतर रहता है उसे हम घटा देते हैं, वार्षिक तापमांतर रहता है जोड़ दो या घटा लो। तो ये होता है ये तापांतर कि दिन भर में या साल भर में जो बदलाव हुआ उस जगह में सबसे कम तापमान नोट किया गया सबसे ज़्यादा। तो ये मत कन्फ्यूज होना कि सर यहाँ पर तो सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो यहाँ तापमान ज़्यादा है। तो मैं तापमान नहीं बता रहा हूँ, मैं तापांतर आपको बता रहा हूँ कि वर्ष भर में किस जगह सबसे कम तापांतर पड़ा है, तापमान पड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा है। क्लियर। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे तो ना के बराबर तापांतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्थल भाग नहीं है, और जब स्थल भाग नहीं है तो आपको तापांतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जल ही जल है, जल में एक ही समान तापमान होता है। अगर स्थल होता है तो वहाँ का तापमान में परिवर्तन होता है, क्योंकि अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्लियर। अब चलो यहाँ पर टॉपिक आता है तापमांतर का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, चलो इसको जान लेते हैं। विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान नियमित रूप से कम होता है। तो बहुत सारे शोध हुए हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो हम क्षोभमंडल में आते हैं तो जो हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 सेल्सियस के करीब तापमान, 1 सेंटीग्रेड 1 सेल्सियस जो तापमान होता है वो कम हो जाता है 165 मीटर जो हम ऊंचा क्षोभमंडल में जाते हैं। क्लियर। तापमान के इस प्रकार कम होने की दर को सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। भूतल पर सामान्यतः 20 सेल्सियस तापमान रहता है और क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा तक पहुँचते तापमान -55 सेल्सियस से -60 सेल्सियस तक गिर जाता है। अब जब हम क्षोभ सीमा तक पहुंचते हैं भूतल से, अब क्षोभ सीमा लगभग आप भूतल से 16 किलोमीटर के अंदर पा जाओगे, 16 से 20 किलोमीटर के अंदर आया था क्षोभमंडल। तो अगर नॉर्मली धरातल पर हम हैं वहाँ पर 20 सेल्सियस तापमान, अब हम क्षोभमंडल की ओर बढ़ रहे हैं तो
-55 से -60 सेल्सियस तक तापमान वहाँ का उस एरिया का गिर जाता है क्षोभ मंडल का। नोट करना, क्षोभ मंडल के ऊपरी समताप मंडल में तापमान प्राय एक समान रहता है, क्योंकि वहाँ समान ताप होता है, समताप इसीलिए वो कहा जाता है। यही कारण है कि वायुमंडल के इस भाग को समताप कहा जाता है। समताप के निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग माइनस, यहाँ देखो 505 नहीं है, -55 सेल्सियस से -60 सेल्सियस तक रहता है। तो हम जो धरातल से क्षोभ मंडल की ओर जाते हैं, क्षोभ मंडल की जो पूरा 20 किलोमीटर की मोटी 20 किलोमीटर की मोटी जो परत है, उसकी जो तापमान होती है वो -55 से -60 सेल्सियस तक रहता है, जो समताप मंडल के नीचे पाया जाता है। 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस को प्रधानता है। ओजोन गैस में पराबैंगनी किरणों को सोखने की क्षमता होती है, जो हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होती है, कैंसर पैदा करती हैं, जिस कारण यहाँ तापमान बढ़ने लगता है। 50 किमी की ऊंचाई तक पहुँचते पहुँचते तापमान 0 सेल्सियस हो जाता है। देखो अभी क्षोभ मंडल का जो तापमान था 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वो -55 से -60 सेल्सियस के बीच में था क्षोभ मंडल में। धरातल पर 20 सेल्सियस था। समताप मंडल के निचले भाग में जब हम ओजोन मंडल में जाते हैं, तो जो हम 20 से 50 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर -55 और -60 से अब देखो तापमान हट के 0 सेल्सियस हो गया 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद मध्य मंडल मेसोस्फीयर आरंभ हो जाता है और तापमान फिर से गिरना आरंभ कर देता है मेसोमंडल से। -80 किमी की ऊंचाई तक पहुंचकर तापमान 80 सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। ये जो बात हो रहा है मध्य मंडल में ही हो रहा है। मध्य मंडल में हम निचले हिस्से में -80 किमी की ऊंचाई पर हैं और वहाँ पर जो तापमान 80 सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद तापमान फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि चित्र में मैं बताऊंगा अभी। धरातल से 160 किमी की ऊंचाई तक तापमान के वितरण को दिखाया गया है। 160 किमी की ऊंचाई तक अनुमान है कि 400 किमी की ऊंचाई पर 1000 सेल्सियस से अधिक तापमान हो जाता है। इतने अधिक तापमान वाले वायुमंडल के इस भाग को उष्मा मंडल कहते हैं, थर्मोस्फीयर कहते हैं। चलिए फिगर में 160 किमी की ऊंचाई तक तापमान दिया, बता देता हूँ जैसे जैसे इसमें प्रोसेस है। तो देखो जैसे कि हम लोग ये देखो यहाँ पर तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण दिखा रहा है, तो यह तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है जो जो बढ़ा है, और ये ऊंचाई किमी में दोनों साइड में दिखा रहा है। आप देख सकते हो ये भी साइड ऊंचाई किमी में, ये भी साइड ऊंचाई किमी में। तो देखो यहाँ क्षोभ मंडल है। अब धरातल पर हम 20 किलोमीटर की अगर ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ अगर हम धरातल पर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ जो मैं तापमान बताया हूँ, अगर धरातल के हिस्से पर हैं, तो यहाँ पर तापमान लगभग आपका 20 सेल्सियस के करीब होगा। इस एरिया में तापमान 20 सेल्सियस के करीब होगा। लेकिन जो क्षोभ मंडल में यहाँ पर जब हम यहाँ क्षोभ मंडल पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए अब बताया हूँ, जब क्षोभ मंडल में आता हूँ तो -55 से 60 डिग्री तापमान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम धरातल पर हैं, तो यहाँ पर 20 सेल्सियस में प्लस में तापमान यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 50 और 0 के बीच में। आप समझिएगा इसे। देखिए यहाँ पर दिखा, यहाँ 20 सेल्सियस होगा, यहाँ पर 10 होगा आपका, और यहाँ पर 20 होगा, अब यहाँ 30 होगा, 40 होगा, फिर से 50 होगा। तो ये धरातल का ये जो हिस्सा है आपका धरातल है, ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई है। दोनों साइड में 20 किलोमीटर ऊंचाई दिया है। अब 20 किलोमीटर ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के हिस्से में हम जाएं, लास्ट हिस्सा क्षोभ मंडल का, तो यहाँ देखेंगे -50 सेल्सियस और 60 से 60 ही -50 सेल्सियस से 60 सेल्सियस के बीच में तापमान है। देखो आप ध्यान से देखो, माइनस साइड में है। अगर इधर होता है ये ऊर्ध्वाधर, ये जो आपका वक्र जा रहा है, अगर इधर बढ़ेगा ज्यों ज्यों प्लस साइड में, तो वो प्लस होगा तापमान वहाँ का। तो यहाँ पर देखा तापमान -50 से 60 सेल्सियस के बीच में, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। देखिए यहाँ नोट कीजिए, धरातल पर जो सामान्यतः 20 सेल्सियस था, क्षोभ मंडल के लास्ट 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर -50 से 60 सेल्सियस के बीच में हुआ। अब आगे जब हम बढ़ेंगे ओजोन मंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई, यहाँ 50 किलोमीटर की ऊंचाई है, तो यहाँ तापमान जो होगा आपका
0 सेल्सियस होगा। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर नोट कीजिए, मैं बताया आपको 0 सेल्सियस तापमान होता है। जब हम यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर की ऊंचाई पहुँचते हैं तो हम नोट देखिए 0 सेल्सियस होता है तापमान। तो देखिए यहाँ बता रहा हूँ फिर से, जब हम मध्यमंडल में जाते हैं, मंडल से -80 किमी नीचे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ -80 किमी की ऊंचाई तक पहुंचकर तापमान 80 सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो तापमान है 80 सेल्सियस से, मतलब ये माइनस में नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम गए हैं तो ये जो हिस्सा है, जब हम 80 किमी की ऊंचाई पर गए हैं मध्यमंडल में, तो यहाँ पर जो तापमान है 80 सेल्सियस से भी नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर इस एरिया में देखिए, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा। तो ये जो 20-80 किमी की ऊंचाई पर मध्यमंडल में, यहाँ पर तापमान गिरता है। लेकिन जो हम आगे बढ़ते हैं, जो 80 किलोमीटर से हम 160 किमी की ऊंचाई पर जाते हैं, तो देखिए आप तापमान सीधे कहाँ पहुँच जाता है, आप खुद देख सकते हैं। 80 किमी से जो हम ऊंचाई पहुँचते हैं तो वहाँ पर तापमान देखिए क्या होता है, लगभग तापमान बढ़ने लगता है। और 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही यहाँ पर तापमान देखेंगे लगभग 200 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। कितना? 200। ये अनुमानत यहाँ पर लिखा गया साफ साफ कि जब हम 400 किमी की ऊंचाई पहुँचे तो 1000 सेल्सियस तापमान हो जाता है, अर्थात उसको हम उष्मामंडल या थर्मोस्फीयर कहते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऊंचाई के हिसाब से तापमान घटता बढ़ा है, उसको मैं ऊर्ध्वाधर रूप में बताया हूँ। मंडल में धरातल से जब हम वायुमंडल की तरफ बढ़ते हैं ऊपर की ओर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, तापमांतर का व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम अथवा विलोम क्या होता है। तो सामान्य परिस्थिति में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। साधारणतः परिस्थितियों में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस अथवा 1 किमी की ऊंचाई पर 6.4 सेल्सियस तापमान कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस और 1 किमी की ऊंचाई पर लगभग 6.4 सेल्सियस तापमान गिरता है, जिसका सामान्य ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। परंतु कुछ परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ता भी है। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। क्लियर? जब जब ऊंचाई के साथ हम बढ़ते हैं तो अगर तापमान बढ़ेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं, या प्रतिलोम कहते हैं, या विलोम कहते हैं। आप ये याद रखिएगा, बहुत लोग व्युत्क्रम शब्द सुन के कन्फ्यूज जाते हैं, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। स्पष्ट है कि तापमान के व्युत्क्रम की स्थिति में धरातल के समीप ठंडी वायु तथा ऊपर की ओर गर्म वायु होती है। क्योंकि ठंडी वायु धरातल के समीप क्यों होगी? क्योंकि हमेशा ठंडी वायु नीचे होती है, गर्म वायु ऊपर ही होती है। हल्का चीज़ ऊपर उठ जाता है और जो भारी चीज़ होता है नीचे रहता है। चित्र में जैसा बताया गया है, तापमान के व्युत्क्रम को रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है। इसमें धरातल के बिल्कुल साथ लगने वाली वायु ठंडी, उसके ऊपर की वायु गर्म तथा उसके ऊपर फिर ठंडी वायु। चित्र में लगभग 400 मीटर की ऊंचाई तक तापमान का व्युत्क्रम दिखाया गया है। तापमान के व्युत्क्रम के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां सहयोग देती हैं। तो ये पहला भौगोलिक परिस्थितियां लंबी रातें हैं। इसके बाद से स्वच्छ आकाश, शांत वायु, शुष्क वायु, ढाल घाटियाँ जो होती हैं, ठंडी वायु राशि का आगमन, हिमाच्छादित प्रदेश, ये तापमान का व्युत्क्रम को, भौगोलिक परिस्थितियाँ ये तापमान के व्युत्क्रम को प्रभावित करती हैं। तो चलिए पहले आपको चित्र में दिखा देता हूँ, तब बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है तापमान का व्युत्क्रमता तापमान डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया ऊंचाई मीटर में, यहाँ 0 मीटर की ऊंचाई है धरातल से, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो व्युत्क्रम है यहाँ पर माइनस में दिया है यहाँ से तापमान में, और यहाँ पर दिया है प्लस में। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से देखिए ये तापमान डिग्री में, तो यहाँ पर 4 डिग्री तापमान यहाँ पर देखेंगे, ये धरातल एकदम करीब है, यहाँ ठंडी वायु है।
यह यहाँ पर जो 4 डिग्री है। अगर इसी क्षेत्र में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर माइनस में शो किया। फिर से इसकी ऊपरी जो पेटी है तापमान व्युत्क्रम में वो गर्म है, तो ज्यों ज्यों जो गर्म पेटी आती है वहाँ पर ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होने लगती है। ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ती है त्यों त्यों तापमान में वृद्धि होगी, ज्यों ज्यों अगर ऊंचाई घटती जाएगी तापमान घटता जाएगा। तो यही बता रहा है कि तापमान जो व्युत्क्रम है, मैं जैसे बताया आपको कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है, उसी को हम तापमान का व्युत्क्रम या प्रतिलोम या विलोम कहते हैं। तो ये आप फिगर से समझ गए होंगे, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो ज्यों ज्यों ऊंचाई पर ये बढ़ रहा है, देखिए तापमान डिग्री में, तो त्यों त्यों आप देखेंगे ये वक्र जो है, ये जो वक्र आपको देखिए दोस्त यहाँ इतनी ऊंचाई पर देखेंगे आप इस वक्र में, ऐसे सीधे ये वक्र जो आया है ये 1200 और 600 मध्य मान लिया गया है इसका, ये वाली लाइन। तो जो तापमान का व्युत्क्रम आप देखेंगे ज़्यादा नीचे आएंगे तो जो तापमान है तापमान का व्युत्क्रम कम पाया जाएगा, ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे तापमान का व्युत्क्रम ज़्यादा पाया जाएगा। तो ठंडी अगर पेटी है तब भी वहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है, तापमान का व्युत्क्रम का मतलब यही है। गर्म पेटी रहेगी उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठंडी वायु पेटी रहेगी तभी बढ़ेगा। तो लेयर दर लेयर होता है, एक के नीचे गर्म होता है, एक के ऊपर ठंडा होता है, तो ऐसे वायु की पेटियाँ भी होती हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया। चलिए अब बताता हूँ लंबी रातें कैसे भौगोलिक परिस्थितियों में तापमान व्युत्क्रम को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी के दिन के समय ताप ग्रहण करती हैं, जो पृथ्वी ये दिन के समय सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करता तथा रात के समय में ताप छोड़ती है। रात के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पृथ्वी के साथ लगने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है। लंबी रातों में निचली वायु काफ़ी ठंडी हो जाती है, ऊपर की वायु अभी गर्म ही रहती है। अतः तापमान के व्युत्क्रम के लिए लंबी रातों का होना आवश्यक है। दूसरा, स्वच्छ आकाश। भौमिकी विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा मेवर रहित आकाश होना अति आवश्यक है। मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं तथा पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। नेक्स्ट इसका शांत वायु। वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती है और तापमान का व्युत्क्रम नहीं हो पाता है। चौथा है शुष्क वायु। आर्द्र वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु शुष्क वायु भौमिकी विकिरण को शोषित नहीं कर सकती है, अतः वायु ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रम की स्थिति पैदा करती है। पांचवा, ढालू घाटियाँ, मतलब ढाल घाटियाँ होती हैं। अधिक तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियों में ठंडी वायु तीव्र वेग से नीचे होकर एकत्रित हो जाती है, नीचे बहकर एकत्रित हो जाती है, जिससे इन घाटियों में तापमान का व्युत्क्रम उत्पन्न हो जाता है। छठा, ठंडी वायु राशि का आगमन। जब किसी क्षेत्र में ठंडी वायु राशि कोल्ड एयर मास पहुंचती है तो वहां की गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, जिससे ताप व्युत्क्रम उत्पन्न हो जाता है। सतह हिमच्छादित प्रदेश। हिमच्छादित प्रदेश में सफ़ेद और चमकीली हिम सौर विकिरण का 90% से भी अधिक भाग परावर्तित कर देता है, जिस कारण वायुमंडल की ऊपरी वायु गर्म हो जाती है, परंतु निचली वायु हिम के संपर्क में होने के कारण ठंडी रहती है। इस प्रकार वहाँ तापमान व्युत्क्रम विकसित हो जाता है। तो ये सब प्रभावित करते हैं, जैसे मैं बताया हूँ कि इनका अलग अलग तरीका है अपना व्युत्क्रम, तापमान के व्युत्क्रम। तो ये इतना जान लो कि तापमान व्युत्क्रम क्या होता है कि जब ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ती जाती है उसी के हिसाब से तापमान बढ़ता जाता है। ये नहीं कि किसी ऊंचाई पर तापमान घटेगा, इसमें बढ़ता ही जाता है। क्लियर हो गया ना? चलो अब तापमान के व्युत्क्रम के प्रकार जान लेते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तापमान व्युत्क्रम निम्न प्रकार का होता है। पहला है भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम, सरफेस इन्वर्जन। दूसरा है अभिवन तापमान व्युत्क्रम, और इसके साथ तीसरा उच्च पृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम,
चौथा वायु प्रवाह तापमान व्युत्क्रम। तो 4 तापमान व्युत्क्रम के प्रकार हैं, चलो चारों बता देता हूँ। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम यह वायुमंडल की निचली परतों में होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में शीतकाल की लंबी रातों के दौरान शुष्क वायु तथा स्वच्छ आकाश के कारण विकिरण क्रिया से ऊष्मा का तीव्रता से ह्रास होता है। इस कारण वायु की निचली परत शीघ्र ठंडी हो जाती है, जबकि ऊपर परत अभी गर्म ही रहता है। इस प्रकार भूपृष्ठीय तापमान का व्युत्क्रम पैदा होता है। यह सूर्य निकलने पर शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैं बताया हूँ कि तापमान व्युत्क्रम में धरातल पर आप ठंडा पाएंगे, लेकिन ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ेंगे उसी के हिसाब से वहाँ पर तापमान बढ़ता जाता है। तो देखिए, जो पहला लेयर था वो ठंडा हो गया है और ऊपर का उसका लेयर गर्म हो गया है, इसीलिए वहाँ पर तापमान व्युत्क्रम मतलब जब ऊपर का हिस्सा गर्म हो जाए, नीचे का हिस्सा ठंडा रहे, तो उसी को हम तापमान व्युत्क्रम कहते हैं। ऊंचाई के हिसाब से तापमान का बढ़ना ही, अर्थात वहाँ पर तापमान में अंतर पाया जाएगा। निचले हिस्से में तापमान कुछ और रहेगा, ऊपर के हिस्से में तापमान कुछ और रहेगा। यही तभी से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकार में भी देखिए यही बता रहा हूँ। दूसरा, अभिवहन तापमान व्युत्क्रम। ये व्युत्क्रम चक्रवातों की उत्पत्ति के समय ठंडी वायु राशि के मिलने से पैदा होती है। ठंडी वायु भारी होता है तथा गर्म वायु उसकी अपेक्षा हल्की होती है, आप भी जानते होंगे। अतः जब गर्म तथा ठंडी वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं तो गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि ये ठंडा होता है। नीचे जो ठंडी वायु रहेगी गर्म होकर नीचे चली जाएगी, जिससे नीचे की वायु का तापमान कम तथा ऊपर की वायु की तापमान अधिक हो जाता है और तापमान व्युत्क्रम पैदा हो जाता है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है, गत्यात्मक व्युत्क्रम भी कहते हैं इसको, इससे गत्यात्मक व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो मेरा कहने का यहाँ फिर से तात्पर्य यही है, 4 प्रकार तो बता रहा हूँ, लेकिन इसमें हर बार यही रिपीट करूँगा लगभग कि निचला वाला तापमान कुछ और होगा, उसके ऊपर वाला तापमान कुछ और होगा। इसी क्रिया को हम तापमान व्युत्क्रम कहते हैं। नीचे की जो तापमान रहेगा ठंडी वायु पेटी के कारण, वहाँ पर मान लो 10 डिग्री है, ऊपर का तापमान जो गर्म वायु पेटी के कारण वहाँ पर 20 डिग्री है, तो इसी के अंतर को हम तापमान व्युत्क्रम कहते हैं। चलो देखो यहाँ पर अभिवहन तापमान व्युत्क्रम देखो, उष्ण वायु शीत वायु ये भूभाग है। तो ये जो मध्य में देखो, यहाँ पर एक फिगर द्वारा बता रहा हूँ, ये मध्य में जो पैदा हो रहा है अभिवहन तापमान व्युत्क्रम, देखो ये गर्म वायु है, ये चक्रवात के कारण हुआ है। ये ठंडी वायु धरातल पर जल्दी पहुंचता है कवर करने के लिए, गर्म वायु ऊपर उठ जाता है। तो ये हल्की होती है ऊपर उठ जाती है, तो दोनों के मध्य में जब ये ऊपर आ जाता है या नीचे होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिवहन तापमान व्युत्क्रम। तो ऊपर का तापमान गर्म है, नीचे का तापमान जो है ठंडा है। चलो उच्च पृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम, अपर सरफेस इन्वर्जन जान लेते हैं। वायुमंडल में ऊंचाई से उतरती हुई वायु अधिक संपीड़न के कारण गर्म हो जाती है, अगर ऊंचाई से आ रहा है तो। इससे धीरे धीरे व्यापक क्षेत्र की वायु का तापमान बढ़ जाता है, जबकि निचली परत ठंडी ही बनी रहती है। इस प्रकार तापमान का व्युत्क्रम स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है वायु प्रवाह तापमान व्युत्क्रम। वायु प्रवाह, अब चलो इसको एयर ड्रेनेज इन्वर्जन, तो चलो इसको बताता हूँ। विभिन्न ऊंचाई के क्षेत्रों में शीत वायु ऊंचे स्थानों से खिसक कर निचले स्थानों में पहुंच जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऊंचे स्थानों की ठंडी वायु का घनत्व बढ़ जाता है और भारी वायु नीचे की ओर खिसकने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार शीत बाध्य मतलब मजबूर हो जाती है। इस प्रकार शीत वायु को पहाड़ों या पहाड़ी ढालों पर धीरे धीरे खिसक कर घाटियों में एकत्रित होने को वायु प्रवाह कहते हैं, एयर ड्रेनेज कहते हैं। जब ज़्यादा जानते हो ठंडा हो जाएगा, खाली स्थान कोई है ज़्यादा नीचे है, तो कभी भी ठंडी हवाएं वहीं पहुंचती है जहाँ ज़्यादा निचला हिस्सा होता है, तो वहीं पहुंच जाती है। उसी को कहते हैं हम वायु प्रवाह, जो पहाड़ों से किसी घाटियों में हवाएं उतरती हैं। इस प्रकार घाटी की तली पर वायु का तापमान कम तथा ऊंचाई पर अधिक पाया जाता है। इससे अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ लिखा है इस प्रकार घाटी की तली पर वायु का तापमान कम तथा ऊंचाई पर अधिक पाया जाता है। क्योंकि देखो ऊंचाई पर जो है ठंडी वायु कम हो गई है, घाटियों में ज़्यादा हो गई है, तो जहाँ ज़्यादा ठंडा बर्फ रहेगा तो वहाँ पर जानते ही हो, अगर ज़्यादा ठंडी एरिया है
तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडा होगा, ज़्यादा वायु रहेगी। ज़्यादा अगर मान लो कोई ज़्यादा ठंडा बर्फ़ जमा कर दे रहे हो तो वहाँ ठंडा, किसी स्थान ऊंचाई पर कम बर्फ़ जमा करोगे वहाँ तापमान थोड़ा कम होगा। तो इससे होता है इसकी अपेक्षा में, घाटियों की अपेक्षा में। तो ही बता रहा है कि ज़्यादा ठंडी वायु घाटियों में इकट्ठा हो गई, इसलिए वहाँ पर तापमान कम है। अब पहाड़ी इलाकों में कम वायु राशियाँ ठंडी हैं, लेकिन वहाँ पर तापमान अधिक है। क्लियर? इससे वायु प्रवाह ताप व्युत्क्रम पैदा होता है। ऊंचाई पर देखिए तापमान ज़्यादा है, क्योंकि कम ठंडी वायु राशियाँ घाटियों में ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ठंडा है। इस कारण तापमान व्युत्क्रम पैदा हो गया। इस कारण धूल के कण और धुआं आदि घाटियों के तली से छितराते नहीं है। घाटियों में बस्तियां और खेत निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक होते हैं। जापान के सुवा बेसिन में शहतूत की बागवानी तथा भारत में सेब की बागवानी भी घाटियों के ऊपरी भाग में ही अधिक की जाती है। हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों के लिए होटल भी ऊपरी भागों। अब बताता हूँ क्यों जो घाटियों में बस्तियां नहीं बसाई जाती हैं, फलों की बागवानी नहीं लगाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों के लिए होटल भी ऊपरी भागों में बनाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर से जो बागवानी लगाई जाती हैं और सेब भी लगाए जाते हैं। अब भारत में सेब की बागवानी जो है आप देखेंगे कश्मीर भागों में ऊंचे पहाड़ियों पर होते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि देखिए जो उछला एरिया होता है वहाँ पर वायु दाब जो ठंडी वो कम पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो नॉर्मल वहाँ पर दिखाई देता है। आप जब भी वहाँ पर ठंडी का समय हो गर्मी का समय हो वहाँ पर नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन जब हम घाटियों में जाएंगे तो यहाँ पर होता क्या, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं उतर जाती हैं, तो वहाँ पर कुहरा कुहासा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण साफ दिखाई नहीं देता है। और इस कारण घाटियाँ जो होती हैं उबड़ खाबड़ भी होती हैं, वहाँ पर कोई बस्तियाँ नहीं बसाई जा सकती हैं। ज़्यादा आप जानते ही हैं कि जब पहाड़ों पर हम चढ़ते हैं तो उसका ढलान तीव्र होता है घाटियों का, जिसके कारण वहाँ के लोग प्रभावित हो जाएंगे, घटनाएं ज़्यादा घटेंगी। और जो भी थोड़ी सी हवाएं बहेंगी तो पेड़ जो होगा उखड़ जाएगा, जो भी सेब की खेती होगी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए वहाँ का वायुमंडल होता है घाटियों का ऊपरी हिस्से का, पहाड़ियों का, वहाँ पर वायुमंडल स्वच्छ और साफ दिखाई देता है और घाटियों में नहीं दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा एक कारण होता है, जिसके कारण लोग जो घाटियों का पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाते हैं, होटल लगाते हैं। एग्जाम्पल आप कश्मीर में देख सकते हैं। चलिए कुछ इसका वायु प्रवाह जो है उसका चित्र दिखा देता हूँ ताकि आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए ये पहाड़ी एरिया है और ये दोनों छोड़ पहाड़ी एरिया घाटी एरिया है। ये घाटी एरिया है, ये घाटी एरिया है। तो देखिए अब यहाँ का तापमान जो होता है ये नॉर्मल होगा, इंसान लायक 10 सेल्सियस 15 सेल्सियस करीब होगा। लेकिन घाटियों का जो तापमान होता है वो माइनस तक चला जाता है। यहाँ धुंधले हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ढलान ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर बागवानी नहीं लगाया जाता, बस्तियाँ नहीं बसाई जाती हैं, पेड़ पौधे नहीं। अब देखिए ऐसे कैसे पेड़ उगेगा, थोड़ा भी आनी हवाएं आएंगी इसको ढा देगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये देखिए नॉर्मल भाग है घाटियों का ऊपरी पहाड़ी भाग, यहाँ पर पेड़ वृक्ष जो लगाए जा सकते हैं, ऐसे पेड़ उगाए जा सकते हैं, इस एरिया में भी लगाए जा सकते हैं और यहाँ पर मकान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वायु प्रवाह तापमान व्युत्क्रम जो ये चौथा था, टोटल मैंने 4 बताया था। निम्न प्रकार होता है तापमान व्युत्क्रम का, तो 4 प्रकार था, चारों बता दिया। तो तापमान का जो पूरा चैप्टर था यहाँ खत्म हो गया व्युत्क्रम के साथ, तापमान व्युत्क्रम के साथ। तापमान व्युत्क्रम मैं आपको बता दिया हूँ। अगर इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जिनके पास बुकें नहीं उपलब्ध पाती है मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो भी पढ़ सकें। और लाइक जरूर कीजिएगा, जाते जाते अपना प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।